आदाब, आप देख रहे हैं फोकस कश्मीर और मैं हूं अर्शद डार। फोकस कश्मीर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी शख्सियात से मुलाकात कराए, ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात कराए जिन्होंने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, जो सोसाइटी को बाकायदा कुछ दे रहे हैं और जिनको हमेशा इस चीज़ का एहसास होता है और जो हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि अपनी टांगों पर भी खड़ा होना है, खुद भी कमाना है और दूसरों को भी रोज़गार फराहम करना है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इंजीनियर मुनीर साहब। मुनीर साहब, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में। जी, शुक्रिया आपका भी। आपको तो बखूबी सब जानते हैं कि आप हज एसोसिएशन के साथ भी वाबस्ता है, आप लोगों को हज और उम्रह भी कराते हैं, प्रोफेशनल तरीके से कराते हैं, लोग सेटिस्फाई भी है उस चीज़ से। लेकिन इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड और हज उम्रह की जो सर्विसेज है, इसमें जो कनेक्शन है काफ़ी कम है। तो किस तरह से आपके जहन में आया कि नहीं, अब क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ होती है कि उसमें पढ़ाई काफ़ी करनी होती है, इसमें आप अपना वक्त भी बहुत सारा देते हैं जी। उसके बाद वो सारे जो मामलात थे वो तय करने के बाद आपको कैसे लगा कि हम मुझे इस तरफ जाना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए? जो आपने कहा कि इंजीनियरिंग और हज उम्रा, ये कैसे आपने इंजीनियरिंग रीज़न था मेरे वालिद साहब। एक्चुअली माय पेरेंट्स हैव बीन एक्सपायर्ड इन माय टीनेज, लेकिन उनकी एक वो चीज़ थी कि मैंने पढ़ना है। तो मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा गुज़र गई। मैं 6th में था तब। लेकिन वालिद साहब का उस टाइम भी ये चीज़ था कि किसी न किसी तरीके से कि आपको पढ़ना है। तो वो जो चीज़ है वो मेरी जहन में रह गई। जब वो चले गए मेरे जहन में ये रहा कि नहीं, मैंने पढ़ना है। लाइफ तो खैर जाहिर सी बात है, उसके बाद स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हो जाती है जब पेरेंट्स नहीं रहते हैं। तो वही स्ट्रगलिंग लाइफ में जो है मैं आगे चलता गया, पढ़ता गया। तो फिर मैंने जो है इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया और वहाँ से आके काम तो मैंने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग वाला ही। जॉब में थोड़ा कम इंटरेस्ट होने की वजह से मैं फॉर्म वगैरह मैंने भरा नहीं कभी, क्योंकि मेरा जो है बिज़नेस में ही था थोड़ा, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो है वो भी बिज़नेस में ही थे, तो मेरा भी थोड़ा बिज़नेस की तरफ ज़्यादा था। तो मैंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। हमने एक ग्रुप बनाया, तब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता था, तो उसके थ्रू मैंने कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम किए। लेकिन उन कामों में क्या था कि मुझे उन कामों में सुकून नहीं था। काम करता था मैं, पैसा भी उसमें बहुत था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ शायद ऊपर वाले ने जो एक आपके लिए अलग एक जिंदगी तैयार करनी थी, तो उस वजह से अल्लाह का ये करना था कि तब भी मेरे जहन में उस टाइम भी ये चीज़ रहती थी कि मैं कब ज़ियारत के लिए पहुँचूँ। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये चीज़ थी। तो इसी तरीके से एक दूसरे से मिलके तो मैंने ये जहन बना लिया कि मैं अपनी एक कंपनी बनाऊँ। तो मैंने शुरुआत मैंने और मेरे भाई ने हमने एक साथ में कंपनी बनाई। उसके बाद जो है वो जो कंपनी थी वो उसका नाम सफ़ा हलीफ ट्रैवल्स है, वो हम दोनों ने तकरीबन 2011-12 में बनाई। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी अलग से बनाई, अल नसर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद फिर इसी कंपनी के थ्रू मैं अभी तक जो है ये काम करता रहा। और इस काम के साथ अभी तक इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि इस काम में मुझे सुकून मिला, बरकत मिली। और जिस घर से आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, जो आपकी नेक नियति थी और आप चाहते थे कि मैं खुद भी उस जगह पहुंचूं और लोगों को भी सही तरीके से उस जगह पहुंचाऊं, क्योंकि लोगों में खदशात हमेशा होते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा जो फील्ड होता है, हर किसी फील्ड में ऐसे लोग होते हैं जो अपना फ़ायदा ढूंढते हैं और लोगों का कितना भी नुकसान हो जाए उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस घर से आपने ये कंपनी स्टार्ट की, क्या पहले ही साल उस सेटिस्फेक्शन मिली कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? देखिए, सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसकी जो शुरुआत ही की वो मैंने अपने वालिद साहब के नाम से किया कंपनी में। मेरे वालिद साहब का नाम था नसरुल्लाह खान और मैंने कंपनी का नाम भी अल नसर रखा। तो उसी टाइम मेरा ये जहन में था कि अगर मैं इस कंपनी के थ्रू कोई भी काम करूं तो उसका जो सवाब है मेरे वालिद साहब को पहुंचे, और अगर मैं उसमें कोई चीज़ खुदा न खास्ता गलत करूंगा तो वो जाहिर सी बात है वो भी मेरे वालिद साहब उसमें जो है वो रहेंगे। तो ये चीज़ जो है वो उसमें मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी, जो मेरे वालिद साहब का भी कहना था कि पैसा जो है, पैसे को कभी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना, हमेशा पैसे को सेकंड प्रायोरिटी रखो। जब आप काम अच्छा करेंगे तो पैसा तो खुद ही आपके पास आएगा। जब आप पैसे को सेकंड प्रायोरिटी रखोगे तो आप सर्विस दे पाओगे। अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा रखा तो कभी भी आप सर्विस अच्छी नहीं दे पाओगे। तो इस चीज़ को लेते हुए मैं स्टार्ट में जो है तकरीबन पहला ग्रुप मैंने मेरे ख्याल से कोई 8-10 बंदे लिए होंगे।
फिर बढ़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह फिर सीज़न में 2-3 महीनों में 1000 बंदे भी गए। तो फिर हज भी जो है अभी तकरीबन 2016 से कंटिन्यू मेरा जो है हज के ग्रुप भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं। हज के ग्रुप भी सिर्फ सिवाय 2024 जो है वो हज का ठीक नहीं रहा हमारे लिए, इसलिए क्योंकि सऊदी के जो सिस्टम है वो अचानक जो है वो चेंज हो गए वहाँ पे 2024 में। तो जो हज के 5 दिन थे वो हमारे हाजियों के लिए ठीक नहीं रहे। तो बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो सारा सिस्टम था वो सारा ठीक था, लेकिन जो हज के 5 दिन में ट्रांसपोर्टेशन था या फिर हज का सिस्टम था वो 2024 में। बाकी जितने भी आज तक हज हुए सारे लोग ये अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई है। और जब पहले आपने कहा कि पहले शुरुआती दौर में आपने जो पहला ग्रुप लिया था वो 8-10 बंदों का था, जी जब वो बाकायदा वापस आ गए, जी अच्छी तरह से वापस आ गए, सेटिस्फाई होके वापस आ गए, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्होंने अपनी खुशी आपके साथ इजहार की, जी जी तब कैसा फील अंदर से होता? जाहिर सी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद ख़ान है। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर 5 साल पहले हुआ था। इस साल हमें ज़ियारत करने का मौका मिला। मैं, मेरे मिसेस और मेरा छोटा भाई, 2 छोटे भाई, हम 6 का ग्रुप थे। हम अल नसर का हमें पहले ही एक दोस्त ने दिया था एड्रेस, तो उससे हमने कांटेक्ट किया मुनीर साहब से। तो हम यहाँ से 22 जून को निकले यहाँ से। 22 जून से 31 जुलाई तक हम वहाँ पर रहे। वहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम किया था मुनीर साहब ने, और हम बहुत सेटिस्फाई हैं उस टूर से। हर एक बिजनेसमैन के लिए सर्विस प्रोवाइडर जो भी हो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की चीज़ यही होती है कि अगर वापस आके कोई उनकी ये चीज़ कहे कि उनको किसी दूसरे को उनके पास लेके आए, जैसे कि लेके आते हैं हम कि भाई आप इनके साथ ही जाओ, अगर जाना है तो इनके साथ ही जाओ, तो वो तभी लेके आते हैं जब उनको अच्छी सर्विस मिली होती है। जी। तो वो एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है इंसान को वो चीज़ें लेके। आप एक एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हैं जी, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर है जो जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज जी। उम्रा कंपनीज है, और बाकायदा हमेशा जब भी लोगों की कोई ग्रीवेंस होती है, लोगों के सवालात होते हैं, या आप अपनी तरफ से लोगों तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, जी, तो आप हमेशा लोगों के सामने आते हैं और बाकायदा खुली तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, हमसे बात कीजिए, कोई ग्रीवेंस है तो हमारे पास आइए। जी, जी, लेकिन आपने भी देखा होगा और यहाँ के आम लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा, देखिए सभी कंपनीज अब ये चाहती है कि हम एक क्लाइंट को एक सर्विस जो है अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पाए, जी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें तो करते हैं, आपको कन्विंस भी करते हैं, आपको सेटिस्फाई भी करते हैं अपनी बातों से, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के होने के बाद आप रुकुमात लेते हैं, वो जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करते हैं, उनके बाद जब ग्रुप वहां पहुंचता है उसके बाद उनकी ग्रीवेंसेस वहां से स्टार्ट हो जाती है, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, देखिए हमें ये वादा किया, अब देखिए हमारे रूम्स कैसे हैं, हमारे वॉशरूम्स कैसे हैं, हमें एक और जगह हमसे वादा किया गया था लेकिन किसी और जगह हमें रखा गया। तो क्या आपकी एसोसिएशन और पर्सनली आप इस चीज़ पर कभी सीरियसली फोकस किया है और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है? आपकी बात बिल्कुल कहनी सही है। हर साल जब हमारा सीज़न कंप्लीट होता है तो हमारी एसोसिएशन के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, और जैसे आपने जिक्र किया बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के बारे में, कभी होटल दूर था, कभी खाना नहीं मिला, कभी कोई चीज़ थी, कभी ये। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों तक एक चीज़ पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इसमें जितने ज़िम्मेवार वो लोग हैं जो इनको लेके जाते, उतने ज़िम्मेवार लोग खुद भी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मुनीर साहब। देखिए लोग पैसा निकाल रहे हैं, लोग अपना वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन आपको आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। Exactly. सुनिए, आपके पास आज एवेन्यूज है, आपके पास सारा सिस्टम है, आप अच्छी तरह से इंक्वायरी करके फिर आप चीजें कर सकते हैं। क्या है, ये एक बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हमारा ज़्यादा फोकस रहता है नेगेटिविटी की तरफ। हम लोग पॉजिटिव नहीं हैं। हम बहुत कम लोग हैं जो, मतलब बहुत कम लोग कश्मीर में जो पॉजिटिव है। नेगेटिविटी क्या है, अगर अभी मैं आपके चैनल पे बैठ के अभी मैं किसी को गाली देने शुरू कर दूँ ना, तो बहुत शेयर भी हो जाएगा, ये बहुत लाइक भी आएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं नसीहत की बात करूं तो इसमें कोई देखेगा नहीं, ठीक है। ये सच्चाई है, ये तल्ख हकीकत है, ये तल्ख हकीकत है, ये हमारे लोगों का ऐसा माइंडसेट हो गया। जी जी। लेकिन क्या है कि अब मैं आपसे कहा कि लोग इसके बराबर जिम्मेवार क्यों हैं। अभी पैकेज निकलेगा, एक पैकेज निकला 20 दिन का 1,25,000 या 1,30,000, और किसी दूसरे बंदे ने निकाला 1,05,000 1,10,000 है। तो लोग कहते हैं यार
एकदम से अट्रैक्ट हो जाएंगे वो 1,05,000। मंजर से हाँ। तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये गैप क्यों, वो सिर्फ ये चीज सोचेंगे सर्विस प्रोवाइड आपको अच्छी कर रहा है, नहीं वो ये चीज सोचेंगे कि उसने पैसे ज्यादा रखे हैं। ये नहीं सोचेंगे कि ये कम क्यों है, इसकी क्या वजूहत है। तो ये जो वजूहत है कम रखने की, ये इनको बाद में पता चलते हैं, कहाँ पे, जब ये वहां पहुंचते हैं जी। फिर पता चलता। अब ये जो लोग हैं जो सस्ते में लेके जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से कामयाब हो रहे हैं ये चीज में, चीटिंग में। अभी जैसे आप ले लें 70 साल का या 75 साल का कोई बंदा बुजुर्ग जो है, ये उम्र पे गया, ये घर से पहली बार निकल रहा है 70 साल में। जब ये वहां पे पहुंचते तो अगर इस बेचारे को कोई 1-2 किलोमीटर भी दूर रखेंगे, इसको लगता नहीं है, ये कहता है कि चलो शुक्र है अल्लाह का मैं इस जगह पे पहुंच गया। ठीक, ये होटल में कोई फैसिलिटी हो ना हो, अब वो इसकी प्रायोरिटी होती नहीं है। ठीक, इसने वो चालाकी से जो है इनको एकदम से निकाल देते हैं कि भाई क्यों तो भी होती हर मसमज ठीक है काब उसने तो शो आम ये चीज करने या इनको ये लगता है कि जब पहली मीटिंग होती है इस डिस्कशन की, तो हमारा हर जुमरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जो लोग हैं वो आके वापस आके भी जो है तारीफ करते हैं, जी बहुत जबरदस्त था, ये था वो था। उनको जाहिर सी बात है, उनको तो जबरदस्त लगना ही होती है। हाँ, उनको तो जबरदस्त लगना ही है, क्योंकि उनके पास, उन बेचारे लोगों के पास उतना एक्सपोजर नहीं है जी। कि वो डिफरेंस कर सकें कि कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा दूर है, कौन सा नजदीक है, या उनको जो है इस चीज से भी बेहतर चीज मिल सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है, एक तो वो यहाँ पे इस चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि 5,000 10,000 रुपया कम है हो गए, और वहां पे जाके वो सोचते हैं कि शायद यही चीज देते हैं सारे लोग, जो ये हमें दे रहे हैं सेम यही है, लेकिन उनने तो कभी इस चीज का एक्सपीरियंस किया नहीं होगा पहले। तो उस चीज में जो है ये जो सस्ते में लेके जा रहे हैं ये लोग कामयाब हो रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आज एक और नई एक इन्होंने निकाली है, बाहर के जो लोग हैं उन्होंने स्कीम निकाली है। मैं देख रहा था कि 50,000 में 2027 में उम्रा, 40,000 में 2027 में उम्रा। यानी इसमें भी स्कीम्स निकलने लगी है? स्कीम्स नहीं है, ये सब फ्रॉड है। नहीं मैं कह रहा हूँ उनके लिए तो स्कीम है ना, ये फ्रॉड है, ये चीटिंग है। अब बदकिस्मती ये है कि वो यहाँ पे टारगेट किन लोगों को करते हैं, जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं या जो भी उलमा हजरात हैं, वो उनको ये टारगेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे, एक ऐड देखा, ऐड के नीचे देखा, एक साइड में बाहर का उत्तराखंड का कोई बंदा है उसकी डिटेल, और दूसरे साइड से यहाँ पे खानेयार का कोई बंदा है, वो किसी मस्जिद में जो है इमाम साहब है। तो अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, अब अगर से फॉर एग्जांपल ये इमाम साहब किसी भी कश्मीरी को बुक कर लेते हैं इसमें, और इससे पैसे लेके ये उस बाहर वाले उत्तराखंड वाले बंदे को दे देते हैं, आप मुझे बताएं ये जो कश्मीरी का पैसा है ये अगर डूब गया, ये तो डूबना ही है 110%, तो इसकी भरपाई कौन करेगा?